पंचायती राज में हो ही नहीं रहा है। तो हमें एक मास कंस्ट्रक्शन चाहिए, मगर ये सरकार जो अभी चला रही है हमारे देश में, उसने सोचा इंडिविजुअलिज्म जब आ जाता है और एक एक को आप कह रहे थे आपकी जिंदगी में क्या है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो बाद में जाएगा तुम्हारा मोटरसाइकिल, तुम्हारे सेविंग, तुम्हारा ये, तुम्हारी ये, और उसके लिए क्या एक ब्रिज है, आपको कल्चरली क्या कर सकते हैं। तो एक हेमंत रॉय का एक बहुत बड़ा मुद्दा कल्चर है, उन्होंने कहा कल्चर रेवोल्यूशन नहीं होगा तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, मगर कल्चर रेवोल्यूशन को कैसे लेके आए, और कोई क्रांति से, क्रांति तो हर तरफ ले जा सकती है, क्रांति इधर भी ले जा सकती है, हमें उधर भी ले जा सकती है। तो उस क्रांति में हमें कहाँ ले गए, हमें उसी बिल्कुल पारंपरिक नेगेटिव ढांचे में ले गई है, क्योंकि हम अपने अपने मोटरसाइकिलों के लिए और अपने अपने जमीन के लिए लड़ते हैं, तो हमारी कलेक्टिविज्म कैसे आएगा, उस मंदिर से आएगा, क्योंकि उनको भी कलेक्टिव चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ सब इकट्ठे होंगे। बाकी सब जगह में हम इंडिविजुअल है, आपके पूरा मार्केट इंडिविजुअल है, आपकी सब चीज़ों में आप इंडिविजुअल है, आपकी कलेक्टिव कहाँ है इस पॉलिटिकल सिस्टम में। तो उन्होंने क्रिएट किया एक हिंदू रिलीजियस आइडेंटिटी, और उन्होंने कहा दिस इज योर कलेक्टिव, और सब लोग भागे वहाँ अक्रॉस ऑल अदर आइडेंटिटी, कास्ट भी छोड़ दिया, बाकी सारी चीजें छोड़ दी, जस्ट योर हिंदू, सब लोग एक जगह जा रहे हैं। व्हाट इज द आइडेंटिटी दैट वी हैव क्रिएटेड एज एन अल्टरनेटिव टू से कि आप सब यहाँ आ सकते हो, इट इज एन आइडेंटिटी, यू आर ऑल पार्ट ऑफ इट विथ योर इंडिविजुअल एम्बिशंस। अपने बच्चों को सबको भेजना है, कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भेजना ही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो भेजना ही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बच्चा जाता है, वहाँ से बाहर निकल के आता है, वो बाप का काम नहीं करना चाहता, क्रांति का मुँह नहीं देखना चाहता, उसके एस्पिरेशंस कहीं और जा रहे हैं, तेरा पैकेज क्या होगा। तो उस पैकेज के खिलाफ हम लोगों ने क्या किया है, इट्स अ बिग इशू दैट वी हैव टू बिल्ड एंड कंस्ट्रक्ट। हमारी एक बहुत बड़ी फेलियर रही है कि हमारी पॉलिटिकल एजुकेशन बहुत पीछे रहा है। हम लोगों के बीच में खड़े होकर उनको ये बताए नहीं, कोई सूचना उन तक पहुंचती नहीं है। उनमें से कुछ बहुत समझदार निकलते हैं। हमारे इलाके में जब इलेक्शन हो रहे थे तो मेरे एक साथी खाड़ा गाँव में पंचायत है, उसने कहा था ये सब नाटक क्यों कर रहे हो, अडानी अंबानी को खड़ा कर दो ना, कि बीजेपी कांग्रेस का क्या मतलब है, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा है, उनको खड़े होकर उन्हीं को वोट दे देते, वही राज चलाएगी, क्योंकि वही तो चला रहे रहा। वो कह सकता है, हम नहीं कहते, वो कहता है मुझे क्यों कर रहे हैं सब नाटक। तो इन अ सेंस हमारे लिए ये पूरा जो है पॉलिटिक्स एंड अटैक्स और ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने मिस इन्फॉर्मेशन को बहुत जगह दी है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को हमने जगह नहीं दिया है। हम एक न्यू जेनरेशन को, इनको क्या कहते हैं, तो मिलेनियल एंड देन इट्स जेनसी। आप जेनसी शब्द सुने हैं क्या? सुने हैं तो आप जेंस आगे सुने, जेनसी शब्द आप नहीं सुने हैं तो आप युवा से आज बात ही नहीं कर सकते। आपको युवा से बात करनी पड़ेगी। अब आई थिंक अबाउट over 40% of India is young people below the age of 25. Absolutely ill-educated in politics. कुछ भी politics की समझ नहीं है. History is zero. You have to reach them. What are we doing to reach them? We have to reach them, and we have to go to them in their language and make them understand. And that is critically important. And therefore, for the Gen Z, we have to bring information in the language they will understand. हमारे जो बहुत फंडा मार के तार्किक भाषा, जो लेफ्ट हो या इंटेलेक्चुअल हो या एक्टिविस्ट भाषा हो, कोई समझता नहीं है। आपको उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज के ऊपर बहुत सोचना पड़ेगा। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं हिंदी अंग्रेजी, ईडियम, किस ईडियम में आप बात करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि आप जाके डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन के बारे में कोई गाँव में बात करेगा तो उसको क्या लेना देना है, या मैं जाके किसी गांव में बैठ के कहूँगी प्लानिंग की प्रोसेस ये है, बनाना पड़ेगा, उसको क्या लेना देना है। तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, उसकी जो परेशानी है उसको मुद्दा बनाना पड़ेगा, उससे लिंक करके मुझे लोकसभा तक उसको ले जाऊँगी तो वो जुड़ेगा। जैसे हमारे सूचना के अधिकार के आंदोलन में लाखों लोग इसलिए जुड़े क्योंकि उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिला, वो भी उस लोकसभा में देंगे।
उनको काम नहीं मिला, वो भी लोकसभा में देखे। उनका जो पूरा वो ये था खाना खाद्य सामग्री का, वो भी राशन दुकान था, उसको भी लोकसभा तक देखे। तो जुड़े रहे, 11 साल तक जुड़े रहे, 12 साल तक जुड़े रहे। मैं हम सभा जी तो गोदाम के सामने भी खड़े रहे, इधर भी खड़े रहे, स्टैचू सेंटर में खड़े रहे, आप भी खड़े रहे, और बताइए और कौन से दोस्त है, आप भी खड़े रहे, कई लोग खड़े रहे हमारे साथ। तो वो खड़े रहे कि वो पसीना भिगाए बिना कुछ होता नहीं। तो सरकार ने तेजी से, आप नहीं समझे, हम नहीं समझे, हम नहीं समझे, जनरल जनता नहीं समझी, उससे पहले वो समझ गए और सारे पब्लिक प्रोटेस्ट की जगहों को बंद कर दिया। कोई जगह नहीं है पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए, आप जानते तो हैं इसको। जंतर मंतर अभी खुला है क्योंकि एमकेएसएस ने एक दावा किया था सुप्रीम कोर्ट में, बंद कर दिया था पूरा। फिर हमने दावा किया, हम जीते, मगर कड़वा जीत, क्योंकि हम लोग वहीं सोते थे, क्योंकि गरीब कहाँ जो के सोए। अभी हमारा बना दिया 10 से 5 मंत्री उठिए। अब और भी खतरनाक हो गया है कि एक मुद्दे पे आप एक ही दिन वहां पे संघर्ष कर सकते हैं, दूसरे दिन लॉयर एक पीआई लगाइए ना हमारे कहीं सुप्रीम कोर्ट में पीआई तो लगाइए कि दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, एवरीथिंग। आप एक डेमोक्रेसी में पब्लिक प्रोटेस्ट की जगह नहीं छोड़ते, तो क्या करें? हम कहते हैं गरीबों का लोकसभा, उसका राज्यसभा, उसका विधानसभा, उसका सब सभाएं और नीति निर्धारण, उसका प्लानिंग कमीशन, तो वो सड़क ही। सड़क पे हम ना बोले तो कुछ नहीं होगा। हमने कितने लाखों लोगों को शिक्षित किया, सड़क में धरना देके तो आरटीआई कैसे समझेगा? आप क्या कर रहे हैं इस देश में? गरीबों को किस किनारे पहुंचा रहे हो? जो बुद्धिजीवी है, जो सोचता है, उसको जेल में डाल रहे हो। आप क्या कर रहे हो? तो आवाज तो बुलंद होनी चाहिए। जब आप लोगों की आवाज बंद है तो कुछ भी नहीं है। इससे हमारी खतरनाक चीजें हो रही है, और इसके लिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहते रहते हैं, धरना देते हैं, छोटे मोटे, अपना तो छोड़े नहीं है। अभी भी हमारा एक धरना है, पेंशन कमीशन बना है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी दिल्ली में अब डीपीटी के लिए हम लोग लॉबी कर रहे हैं। हमारा कभी खत्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट and you have to do something, anything but something. If you don't do that, then this country will do. And Lemon Roy will remain a curiosity on the shelf or on the wall, and there will be no Lemon Roy in our hearts and in our lives. We need to keep him there and keep him in our public action. Then two very dangerous discourses have begun, very dangerous. अमेरिका से शुरू हुआ, मेरे ख्याल से, पता नहीं उधर से आप लोग ज़्यादा मेरे से जानते हैं। पोस्ट मॉडर्न, आप ये सब सुने होंगे, आप स्कॉलर्स हैं, मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ, जहाँ लोगों को मेरी थोड़ी बहुत सुन लेंगे। पोस्ट मॉडर्न क्या है जनाब? ये कि आप कह रहे हैं कि पोस्ट ट्रूथ जनरेशन और पोस्ट आइडियोलॉजी जनरेशन, और पोस्ट ट्रूथ कह रहे हैं कि इसमें सच्चाई की बात करने की जरूरत ही नहीं। अरे भाई, सच्चाई की बात नहीं करेंगे तो अधिकार कहाँ से आएगा? संविधान कहाँ रहा? कुछ भी बात नहीं है। तो पोस्ट ट्रूथ जनरेशन, क्यों? क्योंकि ट्रूथ के लिए आप लड़ेंगे तो आप जवाबदेही मांगेंगे, जवाबदेही मांगेंगे तो सरकार सामने खड़े होंगे। ये खोखले लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न खड़ा करेंगे, कहेंगे मेरा पैसा कहाँ गया? जैसे मेरे दोस्त बहुत सुशीला दिल्ली में जाके 1996 में उसको किसी ने पूछा, जब हम लोग गए थे वहाँ पे, पहला कानून सूचना के अधिकार का कानून का दस्तावेज को लेके गए, तो किसी ने पूछा, जस्टिस सावंत के प्रेस काउंसिल में हो रहा था, ये पूछा कि तू क्यों, कैसे आई हो तुम यहाँ? तो उसने कहा मैं सूचना के अधिकार का कानून मांगने आई हूँ। अरे तू क्या कर रही, कितना पास है? उसने कहा मैं चौथी पास। अरे चौथी पास है क्या? इतने पढ़े लिखे लोग, अरे मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, तुम आगे यहाँ क्रांति भी होगी? उसने क्या कहा उन्होंने? उसने कहा कि मैं अपने बेटे को 10 रुपया देकर बाजार भेजती हूँ, वापस आता है तो मैं हिसाब देती हूँ। इस सरकार मेरे नाम से अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, हिसाब नहीं लोगी क्या? हमारा पैसा हमारा हिसाब। तो इस किस्म के हम लोग वो सुशीला बोल सकते हैं, हम लोग तो बहुत और अच्छा बोल सकते हैं। तो बोलने के तरीके हमें कहीं ना
ढूंढना पड़ेगा